स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th ICSE का चैप्टर 1 जो कि है रिवीजन ऑफ क्लास 9। ठीक है, तो जो बच्चे क्लास 9th पढ़ चुके हैं और क्लास 9th का रिवीजन करना चाह रहे हैं, पूरा ये वीडियो उनके लिए भी है। और अब जो क्लास 10th में है उनको तो क्लास 9th का रिवीजन करना ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले इसके लिए ये वीडियो वन शॉट होगी, इसके नोट्स भी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा प्लीज़ याद से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज़ अ प्रोग्रामिंग पैराडिग्म सेंटर्ड अराउंड ऑब्जेक्ट रादर देन एक्शंस। मतलब ये सीधी सी बात है, ऑब्जेक्ट्स के ऊपर बेस्ड होता है। जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, जैसा कि इसका नाम सजेस्ट करता है, ये ऑब्जेक्ट पे ही पूरा बेस्ड है। जो जिन बच्चों ने क्लास 9 पढ़ रखा होगा उनके लिए ये थोड़ा सा हलवा सा हो गया होगा कि अब सबसे पहला चैप्टर ये, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स वाला। ठीक है, तो देखते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट होता है इंस्टेंस ऑफ अ क्लास दैट रिप्रेजेंट्स द एंटिटीज विद एट्रीब्यूट्स। ठीक, और क्लासेस होती हैं ब्लूप्रिंट्स और टेम्पलेट्स। फॉर एग्जांपल आपकी एक क्लास है, और जो भी क्लास है, जैसे आपकी मान लीजिए क्लास 10th है, और इसमें जो बच्चे हैं ये हो गए आपके ऑब्जेक्ट्स। ये इन सब की अपनी अपनी कुछ कुछ डिफरेंट एट्रीब्यूट्स है, कुछ कुछ डिफरेंट बिहेवियर्स हैं, लेकिन ये सब के सब स्टूडेंट्स हैं, इसीलिए ये एक क्लास के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फॉलो करता है एक बॉटम अप अप्रोच। इसका मतलब ये है कि पहले आप इसमें फंक्शन डिफाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल एक्स वाई ज़ी फंक्शन या फिर कुछ और फंक्शन, और उसके बाद आप इसमें मेन फंक्शन बनाते हैं, ऐसा। तो जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, सबसे पहले कंट्रोल जाता है मेन फंक्शन में, और मेन फंक्शन ही बाकी फंक्शंस को कॉल करता है। या फिर जो भी जिस भी फंक्शन में आपने किसी और फंक्शन में आपने अगर किसी और फंक्शन को कॉल किया होगा तो वो भी होगा, पर कंट्रोल आपका स्टार्टिंग में मेन फंक्शन पे ही जाता है। तो अब आते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऊप्स पे। वही चार: इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शन। इनकैप्सुलेशन मतलब किसी चीज़ को रैप कर लेना है, इनकैप्सुलेट कर लेना अपने अंदर। ठीक है, इसको आप मान सकते हैं कि एक प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड करता है आपके डेटा को इनकैप्सुलेट करके। फॉर एग्जांपल जैसे आपका टॉफ़ी का रैपर हो गया, ये टॉफ़ी का रैपर हो गया, ये टॉफ़ी हो गई, तो ये टॉफ़ी को आप मान लीजिए आपका डेटा, और ये रैपर को आप मान लीजिए जो इसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, और ये डेटा हाइडिंग में भी हेल्प करता है। तो ये जैसे रैपर, जब तक रैपर लगा होता है आप टॉफ़ी नहीं खा पाते हो, ऐसा। ठीक है, अब आते हैं इनहेरिटेंस पे। अ क्लास कैन इनहेरिट प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स फ्रॉम अनदर क्लास, दिस हेल्प्स विद रीयूजेबिलिटी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपने कोई एक क्लास बनाई, आपको किसी और क्लास में उस क्लास का काम पड़ गया, तो आपने इस क्लास की जितनी प्रॉपर्टीज सब इस क्लास में इनहेरिट कर ली। इनहेरिटेंस वही जैसे कि आप अपने पापा से कुछ कुछ प्रॉपर्टीज इनहेरिट करते हैं, कुछ कुछ फिजिकल फीचर्स इनहेरिट करते हैं, या फिर मम्मी से कुछ कुछ फिजिकल फीचर्स इनहेरिट करते हैं। ठीक है, वही हो गया इनहेरिटेंस। फिर आते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है मैनी फॉर्म्स। ठीक है, मैनी फॉर्म्स मतलब आप सेम ऑपरेशन को कई सारे डिफरेंट तरीक़ों से कर सकते हैं। ठीक है, और ये सब आप कर सकते हैं मेथड ओवरलोडिंग या मेथड ओवरराइडिंग के थ्रू। ठीक है, मेथड ओवरलोडिंग मतलब आपने सेम नेम डाल दिए कुछ मेथड्स को ऐसा ऐसा करके। मेथड ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग, इन सब के थ्रू आप जो है सेम ऑपरेशन कर सकते हैं कई सारे तरीक़ों से। जैसे कि आप मान लीजिए आप ही हैं, एक बच्चा है, इसका नाम है राहुल। ठीक है, ये स्कूल गया तो ये एक स्टूडेंट है, और जब ये प्लेग्राउंड गया तो ये एक प्लेयर है। ठीक है, जब ये घर पे है तो अपनी मम्मी का बच्चा है, ये बच्चा। ठीक है तो असल में एक ही इंसान, लेकिन ये कई सारे फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसा मान सकते हैं आप इसको, पॉलीमॉर्फिज्म को। ठीक है, रुकिए एक सेकेंड, अब स्क्रीन क्लियर करते हैं ज़रा। अब आते हैं एब्स्ट्रैक्शन पे। एब्स्ट्रैक्शन मतलब कि सीधे से जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है आपके प्रोग्राम की, बस उसको हाइड करना। अगर जैसे मान लीजिए आप को एक प्रोग्राम बनाना है कि ये जो बटन है, ये एक बटन है,
इसको आपने क्लिक किया, अगर आप इस बटन को क्लिक करेंगे तो पूरी स्क्रीन रेड हो जाए। ठीक है, आपको बस यूज़र को इतना प्रोवाइड करना है कि यूज़र बटन क्लिक करे, स्क्रीन रेड हो जाए। अब ये इसके पीछे आपने क्या कोड लिखा, कैसे लिखा, इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ना आपको ये बताना है कि आपने क्या कोड लिखा या फिर क्यों लिखा, कैसे भी लिखा। बस आपका कोड काम करना चाहिए, और ये चीज़ यूज़र से छुपी रहे तो उतना उतना अच्छा। ठीक है, यूज़र को क्या ही मतलब आपके कोड से, उसको तो बस चाहिए कि बटन आप क्लिक करें और स्क्रीन रेड हो जाए, बस ख़त्म। तो वही है कि हाइडिंग द कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स एंड शोइंग ओनली द एसेंशियल फीचर्स। ठीक है, सिर्फ यूज़र को सिर्फ उसके काम की चीज़ें दिखाओ, बाकी सब छुपा लो उससे, सिंपल। अब आते हैं वैल्यूज़ एंड डेटा टाइप्स के ऊपर। वैल्यूज़ एंड डेटा टाइप्स भी एक प्रॉपर पूरा चैप्टर है क्लास 9 का। जावा में डेटा टाइप स्पेसिफाई द डिफरेंट साइजेस एंड वैल्यूज़। ठीक है, डेटा टाइप्स यानी कि टाइप ऑफ डेटा। ठीक है, डेटा टाइप का सीधा मतलब जैसा इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, डेटा टाइप मतलब टाइप ऑफ डेटा। और डेटा टाइप भी दो टाइप के होते हैं, एक प्रिमिटिव होता है, एक नॉन प्रिमिटिव होता है। ठीक है, प्रिमिटिव डेटा टाइप फर्दर 8 प्रकार के होते हैं, और नॉन प्रिमिटिव तो आप बना भी सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। वैसे ऐसे तो होते हैं वो, ये क्लास, एरे, स्ट्रिंग, ये सब नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के अंदर आ जाते हैं। बाकी बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, डबल, फ्लोट, कैरेक्टर, ये सब आ गए प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के अंदर, बूलियन भी। ठीक है, चलिए एक एक करके सबको देखते हैं आगे। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ठीक, जावा डिफाइंस 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ठीक, विच आर प्री डिफाइंड बाय द लैंग्वेज। ये जावा में प्री डिफाइंड है। ठीक, और ये एक कीवर्ड की तरह यूज़ किए जाते हैं। कीवर्ड मतलब जावा के कुछ पहले से कीवर्ड है, इनको आप एक वेरिएबल की तरह नहीं असाइन कर सकते, बस सिंपल सी बात है। आप ये नहीं कर सकते हैं कि इंट इंट इक्वल टू 10, जैसे आप लिखते हैं इंट ए इक्वल टू 10, तो ये आप ये चीज़ नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इंट ऑलरेडी एक रिजर्व्ड कीवर्ड है जो कि एक इंटीजर वैल्यू के असाइन करने का काम आता है, तो ये गलत होगा। ये कर सकते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं। बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बूलियन, कैप। तो बूलियन सिर्फ ट्रू फॉल्स स्टोर करता है। ठीक है, कैरेक्टर से स्टोर करता है, जो भी हो गया, ए बी सी डी हो गया, स्पेस बार हो गया, या फिर कुछ भी। ठीक है, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, ये सब इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करते हैं। फ्लोट और डबल पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर करते हैं। ठीक है, डेसिमल वैल्यूज़। चलिए ये वाली टेबल देख लीजिए, ये वाली टेबल आपके काम की है। ठीक है, बाइट का साइज़ देख लीजिए कि बाइट का साइज़ जैसा कि इसका नाम है 1 बाइट का होता है, शॉर्ट का 2 बाइट का होता है, इंट का 4 बाइट का होता है, लॉन्ग 8 बाइट का होता है, फ्लोट 4 बाइट का होता है, डबल 8 बाइट का होता है, और बुलियन 1 बिट का होता है। बाइट नहीं, बिट। एक बाइट में 8 बिट होते हैं। ठीक है, और कैर 2 बाइट का होता है, और ये सबकी रेंज लिखी हुई है, ये आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, और ये सबकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। बूलियन की डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स होती है, और ये भी कि फ्लोट के आगे सफिक्स में ये लगता है एफ, डबल में डी आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, और लॉन्ग में एल लगता है। ठीक है, और हाँ, ये जो लिखा हुआ है कैरेक्टर के अंदर, ये किसी कैरेक्टर का यूनिक कोड है। ठीक है, अब देखते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स ऑल्सो कॉल्ड रेफरेंस टाइप्स, स्टोर रेफरेंसेज टू मेमोरी लोकेशंस वेयर एक्चुअल डेटा इज स्टोर्ड। दे इंक्लूड स्ट्रिंग, एरेज, क्लासेस। ये सब हो गया नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के एग्जांपल। स्ट्रिंग हो गया, एरे हो गया, क्लास हो गई। ठीक, एक एक करके देखते हैं। स्ट्रिंग मतलब आप जो भी सेंटेंस लिखते हैं वो हो गया स्ट्रिंग। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ लिखा हुआ है हेलो जावा, या फिर मैं हम लिख दूँ हेलो, ऊपर लड़के का क्या नाम लिया था हम लोग ने, चलो अमन ले लेते हैं। हेलो अमन, अमन, ऐसे कर लेते हैं। वाओ, या कुछ कुछ भी लिख लीजिए, यहाँ स्पेस लगा दीजिए, आप कॉमा लगा दीजिए। ठीक है, फिर डबल कोट्स। डबल कोट्स आप स्ट्रिंग के लिए यूज़ करते हैं। कुछ भी चीज़ डबल कोट्स के अंदर लिखी रहेगी तो वो एक स्ट्रिंग होगा, और यही चीज़ अगर सिंगल कोट के अंदर कुछ लिखा होगा तो वो एक कैरेक्टर होगा।
ठीक है। अ स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है, कई सारे कैरेक्टर मिल के एक स्ट्रिंग बनाते हैं, ठीक। अब एरे देखते हैं क्या होता है। एन एरे इज इन जावा इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑल ऑफ सेम टाइप स्टोर्ड इन कॉन्टिगुअस मेमोरी लोकेशंस, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने ए नाम का कोई एरे डिफाइन किया, ठीक है, जिसमें आपने ए नाम का एक एरे डिफाइन किया। कुछ एरे ऐसे डिफाइन करते, पहले तो ये देख लीजिए, ये इंट और ये ऐसा सा स्क्वायर ब्रैकेट, फिर ए आर आर, या फिर जो भी आपको एरे का नाम रखना हो, या ए रख दीजिए, बी रख दीजिए, कुछ भी रख दीजिए, और ये एरे के एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये करेगा क्या कि ए आर आर, ये कुछ ऐसा एरे बना दे, ए आर आर वन, ठीक है। ए आर आर वन में इसने वन स्टोर करा देगा। रुकिए एक सेकेंड, एरे का स्टोरेज सिस्टम कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। ये ए आर आर ऑफ ज़ीरो है, ये है ए आर आर ऑफ वन, ए आर आर ऑफ टू, ए आर आर ऑफ थ्री, ए आर आर ऑफ फोर, ठीक है। ये इसी तरह ए आर आर नाम के कई सारे मेमोरी लोकेशंस क्रिएट कर देता है और उसमें आपकी वैल्यूज़ को स्टोर कराता है। तो इससे आपका थोड़ा कॉल करना आसान हो जाता है। आपने ए आर आर ऑफ थ्री कॉल किया ऐसे करके, तो ए आर आर ऑफ थ्री में जो भी वैल्यू होगी, जैसे यहाँ पे फोर है अभी, तो आप यानी कि आप ए आर आर ऑफ थ्री से आप फोर को कॉल कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं टाइप कास्टिंग क्या होता है। टाइप कास्टिंग ऑल्सो नोन एज टाइप कन्वर्जन इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन जावा, हाँ जो कि सही बात है, दैट अलाउज अस टू कन्वर्ट वन डेटा टाइप इनटू अनदर, ठीक है। ये एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करता है। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग देखते हैं पहले। इम्प्लिसिट मतलब जो अपने आप हो जाती है, ठीक है, इसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, ये अपने आप ही इम्प्लिसिटली कन्वर्ट हो जाता है, जो कि स्मॉलर डेटा टाइप से लार्जर डेटा टाइप जो आप कन्वर्ट कर रहे होते हैं तब होता है। स्मॉलर मतलब आपने इंट से अगर आप डबल में कन्वर्ट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए, ठीक है, तो इंट कितना 4 बाइट का है, डबल 8 बाइट का है, तो अपने आप कन्वर्ट हो जाता है इंट से डबल में, ठीक है। जैसे कि यहाँ देख लीजिए, इंट एक वो लिया, इंट नम इक्वल टू 100, और डबल डी नम कुछ ले लिया, उसमें नम को स्टोर करा दिया। तो आप जब ये डी नम को प्रिंट कराएंगे, जब आप डी नम को प्रिंट कराएंगे तो प्रिंट होगा 100.0, ठीक है। ये अपने आप कन्वर्ट हो गया, इम्प्लिसिट कास्टिंग ऑफ डबल, ठीक है। अब देखते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होता है। एक्सप्लिसिट मतलब होता है जब आप ज़बरदस्ती कन्वर्ट कराने की कोशिश करते हैं। तो ये आप तब करते हैं जब किसी लार्जर डेटा टाइप को किसी स्मॉलर डेटा टाइप में कन्वर्ट करना होता है। फॉर एग्जांपल आपको डबल को इंट में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तब आप कराते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, ठीक। तो इसमें करता क्या है, अगर जैसे मान लीजिए आपको डबल को इंट में कन्वर्ट करना है, डबल हो गया 8 बाइट का आपका, इंट हो गया 4 बाइट का, तो ये करेगा कि जैसे आपने लिया 99.9 या फिर 99.8, कुछ कुछ भी ले लीजिए पॉइंट, तो ये करेगा क्या, जब आप इसको इंट में कन्वर्ट करेंगे तो ये राउंड ऑफ नहीं करता है, ये डायरेक्टली जो डेसिमल के आगे वाली चीज़ होती है उसको इग्नोर कर देता है बस। तो रिजल्ट आएगा आपका 99। अगर आप जैसे यहाँ देखिए, डबल डी नम इक्वल टू 99.9, 99.9 है, 99.99, आपने डी नम को इंट में कन्वर्ट किया। कन्वर्ट करने के लिए इसके आगे ऐसे करते हैं, जो डेटा टाइप में कन्वर्ट करना होता है उसको ब्रैकेट में करके लिख देते हैं ऐसे, ठीक है। तो आपने इसको इंट में कन्वर्ट किया, तो ये करेगा क्या, डेसिमल के आगे वाले जितना जो भी वैल्यू होगी इग्नोर कर देगा बस। रिजल्ट आ गया आपका 99। अगर आपको लग रहा होगा कि ये 99.99 है तो इसको 100 में राउंड ऑफ करके इंट करेगा, तो ऐसा कुछ नहीं करेगा, ये सिर्फ डेसिमल के आगे वाली जो भी वैल्यू होंगे उसको वो छोड़ देगा बस। इसको कहते हैं हम लोग एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, ठीक है, या फिर एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। ऑपरेटर्स इन जावा, ठीक है। जावा में कई प्रकार के ऑपरेटर्स होते हैं। सबसे पहले तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, जो आपके मैथमेटिकल फंक्शंस को करने में काम आते हैं, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सब हो गया मैथमेटिकल। फिर आता है रिलेशनल ऑपरेटर्स, ये सब कंपैरिजन दिखाते हैं दो चीज़ों में। फॉर एग्जांपल 1 2 है और डबल इक्वल्स टू 1 2 लिखा है, तो ये रिटर्न करेगा ट्रू।
ये जो रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं ये बूलियन वैल्यूज रिटर्न करते हैं, ठीक है। डबल इक्वल टू मतलब ये बस चेक करता है कि ये दोनों एकदम एग्जैक्ट सेम टू सेम है कि नहीं है, ठीक है। अगर जैसे हम स्ट्रिंग दे देंगे यहाँ पे एस टी आर डबल इक्वल टू एस टी आर, इसका इस वाला एस, ये वाला एस स्मॉल है और ये वाला एस कैपिटल, तो है तो दोनों सेम चीज़, लेकिन क्योंकि जावा केस सेंसिटिव होता है इसीलिए ये फॉल्स रिटर्न करेगा। बस फिर आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स पे। लॉजिकल ऑपरेटर्स में आते हैं एंड और नॉट, ये सब है हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। फिर आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ये सब वैल्यू असाइन करने के काम आते हैं। ये ऐसे इक्वल टू हो गया, इक्वल टू मतलब ए इक्वल टू 5 हो गया, तो इसका मतलब ए नाम का एक वो मेमोरी लोकेशन क्रिएट हुई, उसमें 5 स्टोर हो गया, ए में 5 असाइन हो गया, ठीक। फिर आते हैं यूनरी ऑपरेटर्स, ये है ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। प्लस प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस मतलब होता है +1, माइनस माइनस मतलब होता है -1, ठीक है। अब ये प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट भी होते हैं, या प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट भी होते हैं, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स से ही, ठीक है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स वही बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने के काम आते हैं। ये हो गया एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, मॉडुलो। मॉडुलो मतलब रिमाइंडर बताता है। और मॉडुलो जैसे फॉर एग्जांपल 10 मॉडुलो 3 लिखा हुआ है अगर, तो इसका आंसर आएगा 1। कैसे आएगा? 10 को अगर हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 3 जा 9 और 1 आता है रिमाइंडर, तो ये जो रिमाइंडर है ये मॉडुलो बताता है, ठीक है। 10 mod 3 इक्वल टू 1। तो अच्छा अब बताइए 3 mod 10 क्या होगा? 3 mod 10 की वैल्यू आएगी 3, ठीक। अगर पहला वाला नंबर छोटा है और दूसरा वाला बड़ा है तो जो पहला वाला नंबर होता है वही आंसर हो जाता है। और ये कैसे होता है ये भी देख लीजिए, ठीक है। 3 और 10, ठीक है। 10 0 टाइम्स जाता है तो 0 आएगा और 3 बचा रिमाइंडर, ठीक है। ये इस केस की बात आ गई मॉड्यूलो। बाकी तो आपको पता ही डिवीज़न क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का एक प्रोग्राम देख लीजिए, बस सिंपल सा प्रोग्राम है, इसको आप लोग चाहें तो अपने ब्लूजे पे रन कर सकते हैं, ठीक है। बस a + b, a - b, a × b, a डिवाइड बाई b, a मॉडुलो b प्रिंट किया है, ये कुछ कुछ रिजल्ट आया है जब आप इनपुट 10 और 5 दे रहे हैं तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर दो चीज़ों को कंपेयर करने का काम आता है, ठीक है। कंपेयर टू वैल्यूज़, जैसे डबल इक्वल टू ऑपरेटर जैसा भी हमने ऊपर बताया था। नॉट इक्वल टू मतलब चेक करता है कि ये इक्वल टू नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ए नॉट इक्वल टू बी, ये इफ़ कंडीशंस में ज़्यादातर यूज होता है। इफ़ ए नॉट इक्वल टू बी, मान लीजिए ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 6 है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई तो ये इफ़ के अंदर चला जाएगा। और अगर दोनों सेम है, बी भी 5 है और ए भी 5 है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो इफ़ के अंदर नहीं जाएगा। बस ये ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। ये सिंपल कंपैरिजन के लिए काम आते हैं बस। फिर आते हैं आगे रिलेशनल ऑपरेटर्स कि रिलेशनल ऑपरेटर्स के ये जो प्रोग्राम है, ये देखिए बूलियन वैल्यूज रिटर्न कर रहा है, ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू जो भी, ठीक है। बस आपने ए और बी की वैल्यू इनपुट कराई और हर एक ऑपरेटर को आप ऐसे ही चेक कर लीजिएगा प्रोग्राम बना के ब्लूजे का। ये सब ट्राई करिएगा आप। फिर आते हैं लॉजिकल एंड पे, ठीक है। एंड के लिए आपको समझना पड़ेगा पहले ट्रुथ टेबल क्या होती है, ठीक है। ट्रुथ टेबल समझते हैं चलिए पहले। तो जब एक कंडीशन ट्रू होती है, चलिए पहले बनाते हैं ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। आपके दो इनपुट्स हैं ए और बी, ठीक ठीक। जब ए ट्रू होगा और बी भी ट्रू होगा तब एंड ऑपरेटर ट्रू रिजल्ट देगा। अगर इन दोनों में से कोई एक भी फॉल्स होगा तो एंड ऑपरेटर फॉल्स रिजल्ट देगा, ठीक है। ए एंड बी यानी कि दोनों की दोनों चीज़ें सही होनी चाहिए तब ट्रू रिजल्ट देगा। ये इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड ए इज़ ग्रेटर देन सी, तब इस इफ़ कंडीशन के अंदर जाएगा वो, तब कंट्रोल इस इफ़ कंडीशन के अंदर जाएगा।
फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू हम 10 ले लेते हैं और बी की वैल्यू ले लिया 5, सी की वैल्यू ले लिया मान लीजिए 11, तो ए इज़ ग्रेटर देन बी, ये तो ट्रू है, लेकिन ए इज़ ग्रेटर देन सी, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो ये इफ़ कंडीशन के अंदर नहीं जाएगा, जब तक दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होंगी तब तक इफ़ के अंदर नहीं जाएगा ये। ठीक है, एक सेकेंड। चलिए देखते हैं लॉजिकल और क्या होता है। एंड का सिंबल कुछ ये डबल एंड होता है ऐसे ही। ठीक है, और का ऐसे दो डंडियाँ, नॉट का ये एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, लॉजिकल और क्या होता है, ए और बी, मतलब इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन अगर ट्रू होगी तो रिजल्ट ट्रू होगा। जैसे कि और अगर दोनों ट्रू होंगे तो अच्छी बात है, कोई भी एक लेकिन ट्रू होगी तब रिजल्ट ट्रू दे देगा ये और ऑपरेटर का है। ट्रू, इधर भी एक ट्रू है तो ट्रू, इसमें बी कंडीशन ट्रू है तो ट्रू, इसमें कोई भी ट्रू नहीं, दोनों फॉल्स हैं, इसलिए यहाँ फॉल्स। ठीक है, जो एंड ऑपरेटर होता है ये होता है फॉल्स डोमिनेंट, और जो और होता है वो होता है ट्रू डोमिनेंट। ठीक है, अब वही एग्जांपल लेते हैं। ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 5, सी की वैल्यू 11 मान लीजिए। तो इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए इज़ ग्रेटर देन बी ट्रू है, और बी इज़ ग्रेटर देन ए ये फॉल्स है, लेकिन इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू है तो कंट्रोल इफ़ के अंदर चला जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नॉट ऑपरेटर की। नॉट ऑपरेटर का मतलब होता है कि जो है उसी का जस्ट उल्टा कर देता है। ट्रू है तो उसका फॉल्स, फॉल्स है तो उसका ट्रू, निगेशन। ठीक है, जैसे कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए इज़ ग्रेटर देन बी इस केस में ट्रू है। ठीक है, अगर ए 10 और बी 5 है तो, लेकिन इफ़ नॉट, अगर नॉट ऑपरेटर लगा दोगे तो इसका रिजल्ट आ जाएगा फॉल्स। ठीक है, तो अब अंदर नहीं जाएगा ये लूप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर्स का एक प्रोग्राम। ठीक है, एक बूलियन ऑपरेटर बूलियन ले लीजिए वैल्यू, एक ट्रू ले लीजिए, एक फॉल्स ले लीजिए, उसको एंड ऑपरेटर में पास करा के देख लीजिए, और में पास करा के देख लीजिए, और नॉट में पास करा के देख लीजिए कोई एक वैल्यू। ठीक है, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे यहाँ एक्स ट्रू है और वाई फॉल्स है, तो एंड ऑपरेटर लगा है। एंड का मतलब कोई भी एक वैल्यू अगर फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स आएगा। ठीक है, और का मतलब कोई भी एक वैल्यू अगर ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू आएगा। ठीक, और नॉट एक्स, एक्स में है ट्रू तो नॉट एक्स का मतलब है नॉट ट्रू, तो नॉट ट्रू मतलब क्या, फॉल्स, तो रिजल्ट फॉल्स आएगा। यहाँ ऐसा क्योंकि यहाँ एक्स में ट्रू स्टोर था, जो कि दिखाते हैं। ठीक है, नॉट एक्स मतलब नॉट ट्रू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स क्या होता है। बिटवाइज ऑपरेटर वैसे तो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप फॉर योर ओन नॉलेज पढ़ सकते हैं अभी। ठीक है, बिटवाइज ऑपरेटर काम करता है बाइनरी डिजिट्स पे। बाइनरी डिजिट्स तो आप जानते होंगे, अगर तो बाइनरी मतलब सिर्फ दो नंबर का नंबर सिस्टम, जिसमें सिर्फ ज़ीरोज़ और वंस आते हैं, और इन्हीं दो नंबर्स को यूज़ करके आप बड़े बड़े नंबर्स क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल 15 इन बाइनरी इज रिटन एज 1111। 4 बार 1 लिखोगे तो इन बाइनरी इसका मतलब होगा 15। ठीक है, और 14 वैसे ही 1110। ठीक, तो अब इसमें होता क्या है, चलिए आपको जैसे बिटवाइज और का मतलब फंक्शन सिखाते हैं। बिटवाइज और मतलब 1111 ये है 15। ठीक, यहाँ लिखा हुआ है वैसे। ठीक है, और ये रहा 14 के लिए 1110। ठीक है, अगर आप इन दोनों के बीच में बिटवाइज और ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं, बिटवाइज और ऑपरेटर का सिंबल ये होता है वैसे, सिंगल स्ट्रेट लाइन बार जो भी कह लीजिए। तो पहले इधर से जैसे आप प्लस माइनस करते हैं वैसा ही होता है ये भी। ठीक है, इन दोनों ऑपरेटर्स का ये और करेगा। 1 और 0 क्या होगा, 1,
वन मतलब ट्रू, ज़ीरो मतलब वन मतलब होता है ट्रू, ज़ीरो मतलब होता है फॉल्स। ठीक, वन वन लिखा हो, ट्रू लिखा हो, ऑन लिखा हो, इन तीनों का मतलब होता है ट्रू। ठीक है, या फिर ज़ीरो लिखा हो, फॉल्स लिखा हो या ऑफ लिखा हो, इन सब का मतलब होता है फॉल्स। ठीक, चलिए देखते हैं हम। वन और ज़ीरो का अगर आप और करेंगे तो आएगा वन, तो और वन का और करेंगे तो वन आएगा, वन और वन का और करेंगे वन आएगा, वन और वन का और करेंगे वन आएगा। इसका मतलब क्या कि 15 और 14 का की वैल्यू आएगी 15। ठीक है, ये बिटवाइज और है, बिटवाइज और मतलब जो कि इनके बाइनरी डिजिट्स पे काम करेगा। ऐसे ही सारे के सारे वो काम करते हैं जितने बाइनरी ऑपरेटर्स है। बिटवाइज एंड हो गया, बिटवाइज एक्सॉर हो गया। एक्सॉर अभी आप समझ नहीं पाएंगे, एक्सॉर के लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा अभी समझने में। एक्सॉर आपके में आएगा क्लास 11th में, तो आप उसको सीखेंगे। एक्सॉर नॉट हो गया, लेफ़्ट शिफ्ट हो गया, राइट शिफ्ट हो गया, अनसाइंड राइट शिफ्ट हो गया। ये सभी जैसे जैसे आप जावा में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे सीखेंगे। ठीक है, आपको इनसे इनको इनको सीखने का मन हो या इनसे खेलने का मन हो तो आप ये प्रोग्राम रन करके टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स पे। असाइनमेंट ऑपरेटर सिंपल जो कि वैल्यू असाइन करने के काम आते हैं। ठीक है, जैसे कि ये लिखा हुआ a इज इक्वल टू 10, इसका मतलब a में आपने 10 असाइन कर दिया। ठीक, और ये प्लस इक्वल्स यहाँ जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है जैसे a प्लस इक्वल्स 5 लिखा है, इसका मतलब है a इक्वल टू a प्लस 5। ठीक है, a इक्वल टू a प्लस 5। ऐसे ही सबका मॉडुलो, अगर a मॉडुलो इक्वल टू 5 लिखा हुआ है तो a इक्वल्स टू a मॉड 5, इसका ये मतलब होता है। ठीक है, तो a आप a में a मॉड 5 असाइन कर रहे हैं, इसका मतलब हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं यूनरी ऑपरेटर पे। यूनरी प्लस हो गया, यूनरी माइनस हो गया, तो सिंपल वही इंटीजर वैल्यू हो गई, प्लस माइनस इंडिकेट करता है। ठीक है, फिर आते हैं इंक्रीमेंट पे। ये होता है प्री इंक्रीमेंट, और ये होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। अगर प्लस प्लस पहले आ रहा है तो प्री, प्लस प्लस बाद में आ रहा है तो पोस्ट। ठीक, यही सेम चीज़ माइनस माइनस में भी, ये है प्री डिक्रीमेंट। ठीक है, और ये है पोस्ट डिक्रीमेंट। ठीक, अब इनका इनका काम क्या होता है। पहले तो ये प्लस प्लस का मतलब होता है +1। ठीक, अगर प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा हुआ है इसका मतलब ये पहले वैल्यू बढ़ाएगा और उसके बाद आगे का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। ठीक है, और a प्लस प्लस का मतलब होता है कि पहले वो जो वैल्यू दी गई थी उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, उसके बाद वैल्यू बढ़ाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर a प्लस प्लस प्लस, ये एक में है, ठीक है, a प्लस 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 a प्लस 5 लिखा हुआ है। ठीक है, और a की वैल्यू, एक सेकेंड, a की वैल्यू 5 है मान लीजिए आप। ठीक है, तो a प्लस प्लस क्या करेगा, a प्लस प्लस पहले a की वैल्यू जो है 5 वो रहने देगा, पोस्ट मतलब जो 5 है उस पर ही ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, और अब a की वैल्यू 1 से बढ़ा देगा। ठीक है, पहले जो a था ये यहाँ आया और प्लस प्लस ने क्या किया, अब a की वैल्यू 1 से बढ़ा दी, इसका मतलब अब a की वैल्यू कितनी है अभी 6। तो अब आगे जब भी आप a कॉल करेंगे तो 6 प्रिंट होगा। तो अब यहाँ पे आपने a वो किया, कॉल किया, तो यहाँ पे वैल्यू आई 6 और फिर से +5। ठीक है, अब इसका रिजल्ट जो भी हो। ठीक, अब देखते हैं प्री इंक्रीमेंट क्या करता है। प्लस प्लस a, सेम क्वेश्चन में हम लोग प्री इंक्रीमेंट लगाते हैं, प्लस प्लस 5। ठीक है, प्री इंक्रीमेंट क्या करेगा, पहले वैल्यू बढ़ाएगा। ठीक है, उसके बाद जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा उसको करेगा। ठीक, तो प्लस प्लस a मतलब पहले इसने a में +1 किया, उसके बाद a में +1 किया, यानी a की वैल्यू इनिशियली 5 थी। ठीक, अब 6 हो गई यहाँ पे, पहले इसने +1 किया, उसके बाद जो भी a की वैल्यू आई उसको प्रिंट किया, और a की वैल्यू 6 है,
और यहाँ भी एक वैल्यू 6 हो गई, तो ये अब इसका जो भी आंसर आ रहा हो, ठीक। और यही सेम कॉन्सेप्ट माइनस माइनस का भी है। पहले एक अगर प्री इंक्रीमेंट होगा तो पहले माइनस करेगा, पोस्ट इंक्रीमेंट होगा तो सॉरी प्री डिक्रीमेंट होगा तो पहले माइनस करेगा, पोस्ट डिक्रीमेंट होगा तो बाद में माइनस करेगा। ये रहा उसका कुछ प्रोग्राम, ये आप बना के खुद से टेस्ट कर सकते हैं। आप ए की वैल्यू एक लीजिए, उसको प्री इंक्रीमेंट कीजिए, पोस्ट इंक्रीमेंट कीजिए, तब चेक कर करके देखिए क्या होता है। फिर आते हैं टर्नरी ऑपरेटर्स पे, ठीक। द टर्नरी ऑपरेटर इज अ शॉर्ट हैंड फॉर इफ एल्स स्टेटमेंट। मतलब इफ एल्स स्टेटमेंट का ही शॉर्ट हैंड है। मान लीजिए इफ एल्स में आपको लंबा लिखना पड़ता है, इसमें आपको छोटा सा लिखना पड़ता है, वही सेम ही चीज़ है, ठीक। एंड इज यूज टू इवेल्युएट बूलियन एक्सप्रेशंस। चलिए बूलियन एक्सप्रेशन वो करता है, इवेल्युएट करता है। अब चेक करेंगे, फॉर एग्जांपल ए इक्वल टू 10 आप ले लीजिए, बी इक्वल टू 5, ठीक। अगर ये वैल्यूज़ हैं आपकी, तो सबसे पहले इसने यहाँ पे आएगा रिजल्ट इक्वल टू, रिजल्ट में वैल्यू ट्रू या फॉल्स रिटर्न कराएगा, ठीक है। तो ए इज़ ग्रेटर देन बी, ये वैल्यू ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो रिजल्ट ये ए प्रिंट करेगा, अगर ये फॉल्स है तो रिजल्ट ये बी प्रिंट करेगा, ठीक। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाला कंडीशन एग्जीक्यूट होगा, एल्स ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, इसलिए इसको इफ एल्स का शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, ठीक। अगर आपको इसको इफ एल्स में लिखना होता है तो आप इसको ऐसे लिखते हैं, ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो रिजल्ट इक्वल टू ए, एल्स रिजल्ट इक्वल टू बी। अब बस, और आपने टर्नरी ऑपरेटर की हेल्प से इसको एक ही लाइन में लिख दिया, रिजल्ट इक्वल टू ए ग्रेटर देन बी, ये क्वेश्चन मार्क ए बी। अगर ये ट्रू है तो ये प्रिंट, ये रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा ए, और अगर ये फॉल्स है तो बी रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग कि यूज़र से इनपुट कैसे लेते हैं जावा में, ठीक है। इसके असल में ऐसे तो दो वेज हैं, एक स्कैनर क्लास का यूज़ करके, एक बफर रीडर क्लास का यूज़ करके। बफर रीडर भी आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम लोग स्कैनर क्लास का यूज़ करके ही आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो स्कैनर क्लास, ठीक। द स्कैनर क्लास इन जावा इज़ पार्ट ऑफ जावा डॉट यूटिल पैकेज। जावा डॉट यूटिल पैकेज के काम आती है। सबसे पहले आपको स्कैनर क्लास इंपोर्ट कराने के लिए, स्कैनर क्लास यूज़ करने के लिए आपको स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कराना पड़ेगा, जो कि आप ऐसे या ऐसे करा सकते हैं, ठीक। आप डॉट स्कैनर लिखेंगे आगे, इंपोर्ट, पहले तो इंपोर्ट कीवर्ड यूज़ करेंगे आप, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। तो आप यूटिल पैकेज से सिर्फ स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कराएंगे, ठीक। और अगर आप यहाँ पे स्कैनर की जगह एक एस्ट्रिक लगा देंगे, तो आप जितने यूटिल पैकेज है उसमें जितनी क्लासेज है आप सबको सारी की सारी क्लासेज इंपोर्ट करा रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि स्कैनर क्लास कैसे वो करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक। स्कैनर क्लास में इनपुट लेने के तरीके होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको अगर इंटीजर टाइप का इनपुट लेना है तो आपको उसमें नेक्स्ट इंट लिखना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको लिखना पड़ेगा ये लाइन, स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ये एस सी एक वेरिएबल है, इसकी जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी जो मन करे वो लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप इस एस सी वेरिएबल की हेल्प से आप कुछ भी इनपुट कराएंगे। फॉर एग्जांपल आपको ए में इनपुट लेना है यूज़र से, तो आपने लिखा इंट ए इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट आई एन टी। तो इसका मतलब ये है कि अब यूज़र इनपुट करेगा कि ए में वैल्यू कौन सी रहेगी, और इंटीजर टाइप की वैल्यू रहेगी, ये आपने इससे डिफाइन किया है, इससे और इससे, ठीक। और ऐसे ही आपको इंटीजर जगह अगर फ्लोट टाइप की वैल्यू लेनी हो, डेटा टाइप की, तो आप यूज़ करेंगे नेक्स्ट फ्लोट का, डबल यूज़ करना हो नेक्स्ट डबल, ठीक है। ये एक सिंगल वर्ड कैरेक्टर के लिए ये यूज़ होता है नेक्स्ट। और अगर आपको एक स्ट्रिंग इनपुट लेनी है पूरी पूरी तो नेक्स्ट लाइन यूज़ होता है, ठीक। बूलियन इनपुट करना है तो नेक्स्ट बूलियन, ऐसे अलग अलग फंक्शंस हैं, ठीक है। ये जैसा कि आपको बताया अभी हमने, ये सिंटैक्स है। पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है हम लोग को स्कैनर क्लास का, ठीक।
तो ये एस सी जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट होता है स्कैनर क्लास का। अब ये एक प्रोग्राम है। सबसे पहले हम लोग ने स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कराया, ठीक। उसके बाद हम लोग ने ये सिंटेक्स लिखा, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया स्कैनर क्लास का यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग ने आउटपुट दिया एंटर एन इंटीजर। तो डिस्प्ले वो जो टर्मिनल विंडो होगी सबसे पहले आप उस पर ये लिख के आएगा एंटर एन इंटीजर, ऐसे, ठीक है। अब उसके बाद जो भी आपने वो लिया होगा इंट नम इक्वल टू एक्स डॉट नेक्स्ट इंट, मतलब एक इंटीजर टाइप की वैल्यू अब यूज़र इनपुट करेगा वो यहाँ आएगी। फॉर एग्जांपल हमने इनपुट किया 5, तो 5 आ गया, ठीक। फिर अब अगली लाइन पे आया, डबल रीड कर रहा है यहाँ पे, एंटर अ डबल। अब यहाँ पे फिर से हमने वो दिया वैल्यू दी। अगर हम यहाँ पे इंटीजर टाइप की वैल्यू देंगे तो अपने ऑटोमेटिकली डबल में कन्वर्ट होकर 5.0 आ जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर हमने 5 दिया तो, अगर 6 दिया 6.0 वैसे ही, ठीक है। और चलिए आगे बढ़ते हैं हम। और यहाँ से स्ट्रिंग इनपुट करना तो एस डॉट नेक्स्ट लाइन, ठीक है। आप एस डॉट नेक्स्ट लाइन लिखें तो आप एक पूरी की पूरी स्ट्रिंग इनपुट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल माई नेम इज़ रोहन, ये वो, मतलब जो भी इनपुट करना हो आपको, तो वो एक स्ट्रिंग के फॉर्म में स्टोर होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं मैथमेटिकल लाइब्रेरी मेथड्स। तो जावा में कुछ प्री डिफाइंड मेथड्स हैं मैथमेटिक्स का यूज़ करने के लिए, ताकि आपको बार बार फंक्शन ना बनाना पड़े। फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट निकालने के लिए मेथड है, एक क्यूब रूट निकालने के लिए मेथड है, ठीक है। और पावर वो करने के लिए मेथड है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको 2 की पावर 4 लिखना है, तो ये आप कैसे करेंगे, ये आप वैसे करेंगे ऐसे मैथ डॉट पाओ 2,4, ठीक। मतलब ये मैथ क्लास हो गई, ये इसका फंक्शन है एक मैथ क्लास का, ठीक। चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं इसको पहले क्या लिखा हुआ है। जावा प्रोवाइड सच अ रिच सेट ऑफ मैथमेटिकल फंक्शन थ्रू द मैथ क्लास, ठीक, इन जावा डॉट लैंग पैकेज। जावा डॉट लैंग पैकेज में मैथ क्लास रहती है आपकी, और जावा डॉट लैंग पैकेज ऑटोमेटिकली इम्पोर्टेड होता है पहले से ही, आपको इसको एक्सप्लिसिटली इम्पोर्ट कराने की वैसे तो ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। ये इट इज़ ऑटोमेटिकली अवेलेबल एंड डज नॉट नीड टू बी इम्पोर्टेड, ठीक। तो इसमें बहुत सारे फंक्शन होते हैं, एक्सपोनेंशिएशन के लिए, लोगारिथम्स के लिए, स्क्वायर रूट्स के लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं कुछ मैथ डॉट साइन हो गया फॉर एग्जांपल। ये देखिए, ये कुछ फंक्शंस लिस्ट डाउन कर दिए गए हैं आपके लिए देखने के लिए। मैथ डॉट ए बी एस यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू देता है ये, मतलब फॉर एग्जांपल मैथ डॉट ए बी एस में -5 आपने वो किया, मतलब x की वैल्यू अगर आपकी -5 है तो मैथ डॉट ए बी एस एक्स आपको रिटर्न कर देगा 5, मतलब इसी की पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न कर देगा, ठीक है। वैसे ही मैथ डॉट मैक्स क्या करेगा कि दो नंबर्स में से जो बड़ा नंबर होगा वो आपको कैलकुलेट करके देगा। मैक्स डॉट मिन छोटा नंबर देगा। मैक्स डॉट पाओ भी हमने आपको बताया कि जे फॉर एग्जांपल ये मैथ डॉट पाओ 2,3 लिखा हुआ तो ये आपको 2⁻³ कैलकुलेट करके देगा, ठीक है। इन सभी फंक्शन से कुछ ना कुछ रिटर्न टाइप्स होते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैथ डॉट पाव फंक्शन का रिटर्न टाइप है डबल, तो ये हमेशा डबल वैल्यू ही रिटर्न करेगा, चाहे जो ये देखिए ये, ठीक है। ये मैथ डॉट राउंड है, ये राउंड टू द नियरेस्ट इंटीजर, ठीक। 4.6 है तो उसको 5 में कन्वर्ट कर देगा ऐसा, ठीक। मैथ डॉट फ्लोर है, मैथ डॉट फ्लोर मतलब मैथ डॉट फ्लोर में अगर आप 4.9 डालेंगे तो फ्लोर मतलब छोटी वैल्यू, जस्ट छोटा इंटीजर उससे, तो 4 रिटर्न करेगा आपको। और फ्लोर और सील का कॉन्सेप्ट आप अपने घर की ज़मीन और सीलिंग से समझिए। ज़मीन मतलब फ्लोर, सील मतलब सीलिंग जहाँ पंखा लगा होता है, ठक ठक ठक, ठीक है। और ये मान लीजिए कोई नंबर है 4.6, अगर आप इसकी सील वैल्यू चाहते हैं तो उसका नियरेस्ट इंटीरियर जो कि इससे छोटा है वो है 4, और इसकी आप वो फ्लोर वैल्यू चाहते हैं तो 4, सील वैल्यू चाहते हैं तो 5, नियरेस्ट इंटीरियर जो कि इससे बड़ा है, ठीक। ऐसे ही मैथ डॉट SQRT है, स्क्वायर रूट निकालने का काम आता है। CBRT क्यूब रूट निकालता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
अब यही है, मैथमेटिकल लाइब्रेरी फंक्शन का कुछ कुछ यूज़ किया गया है। ठीक है, ये आप खुद से ट्राई करके देखिएगा, जितने फंक्शन वो मैथमेटिकल लाइब्रेरी में हैं वो सब आप कुछ एक वैल्यू दीजिए प्रोग्राम में, और उसको टेस्ट कीजिए। फॉर एग्जांपल 2 और 3, एक्स की वैल्यू 2 इनपुट किया, वाई की वैल्यू 3 इनपुट किया, और मैथ डॉट पावर 2, 3 की वैल्यू जेड में स्टोर करा के देखी, एक जेड ले लिया इंटीजर, इन जेड इक्वल टू 0 करके कुछ इनिशियलाइज करा लिया, फिर प्रिंट करके देखा क्या है, प्रिंट हो रहा है ऐसा ऐसा। ठीक है, बस। चलिए अब देखते हैं आगे। चलिए अब देखते हैं कंडीशनल कंस्ट्रक्शन जावा। ठीक है, ये इफ़ स्टेटमेंट हो गया, इफ़ एल्स स्टेटमेंट हो गया। इफ़ में आप एक कंडीशन डालते हैं जो कि इफ़ स्टेटमेंट चेक करता है ट्रू या फॉल्स। ठीक, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो आप इफ़ ब्लॉक के अंदर बढ़ते हैं, नहीं तो आप एल्स में बढ़ जाते हैं, या फिर अगर आपने एल्स नहीं लिखा है तो इसके आगे जो भी लिखा है आप उस पर कंटिन्यू कर जाते हैं, इस ब्लॉक के अंदर नहीं बढ़ पाते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ 10 इज़ ग्रेटर देन 5, तो ये कंडीशन ट्रू है, टी आई हुई, हाँ, तो ये कंडीशन ट्रू है तो आप इफ़ के अंदर बढ़ गए, तो अगर जो इसके अंदर जो भी लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक, और फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा होता 10 इज़ लेस देन 5, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाती, और आप इफ़ के अंदर ना बढ़ पाते और कंट्रोल आपका यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आ जाता, यहाँ पे जो भी कंडीशन लिखी होगी वो एग्जीक्यूट होती। ठीक है, इफ़ एल्स, और इफ़ एल्स का काम क्या होता है? इफ़ एल्स मतलब एक इफ़ स्टेटमेंट और एक एल्स स्टेटमेंट, ये होगा नहीं तो ये होगा। ठीक, इसका ये मतलब है, हिंदी में समझे तो, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो ए इक्वल्स टू, नहीं, तो प्रिंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हेलो एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हाय। ठीक है, और ए की वैल्यू मान लीजिए आपने 10 ले ली, बी की वैल्यू ले ली 5, तो ए इज़ ग्रेटर देन बी ट्रू है, तो प्रिंट हो जाएगा ये चीज़ हेलो। ठीक, अब आपका यहाँ से कंट्रोल एल्स में नहीं जाएगा, और एल्स के आगे अगर कुछ लिखा होगा तो वहाँ तक वहाँ पहुँच जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये ग्रेटर देन जगह लेस देन लगा होता, इफ़ ए इज़ लेस देन बी, तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये कंट्रोल डायरेक्ट आ जाता है एल्स स्टेटमेंट, और एल्स में जो लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाता। ठीक है, तो उस केस में रिजल्ट आता है। ठीक है, इफ़ एल्स लैडर मतलब यही चीज़ें कई बार लिखी हुई हूँ, इफ़ एल्स ऐसा, इफ़ एल्स, फिर एक इफ़ स्टेटमेंट, फिर एक एल्स स्टेटमेंट, फिर एक इफ़ स्टेटमेंट, फिर एक एल्स स्टेटमेंट। कुछ कुछ प्रोग्राम को करने के लिए ये काम आता है। और आप देखते हैं स्विच स्टेटमेंट क्या होता है। स्विच स्टेटमेंट में आप एक ही चीज़ के कई सारे केसेस लिखते हैं। फॉर एग्जांपल आपने लिखा स्विच एक्स, अब एक्स की वैल्यू अगर 1 है तो केस 1 एग्जीक्यूट हो, एक्स की वैल्यू अगर 2 है तो केस 2 एग्जीक्यूट हो। ठीक है, एक्स की वैल्यू जो भी हो उस हिसाब से एग्जीक्यूट होता है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू लिखी जाती है, केस 1 केस 2। ठीक, एक्स की वैल्यू अगर 1 है तो ये एग्जीक्यूट हो, एक्स की वैल्यू 2 है तो ये एग्जीक्यूट हो, एक्स की वैल्यू अगर 9 है तो ये एग्जीक्यूट हो, ऐसा। ठीक है, चलिए एक एक करके देखते हैं सबको। ये है इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स, सिंपल। इफ कंडीशन, उसके अंदर जो भी लिखना हो आपको। ठीक, अगर इफ कंडीशन ट्रू होगी तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये इसका एग्जांपल देख लीजिए, एक स्कोर वेरिएबल लिया, उसमें 85 स्टोर कराया, इफ स्कोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80, जो कि कंडीशन ट्रू है, तो एक्सीलेंट प्रिंट हो जाएगा। ठीक, ये एक पूरा प्रोग्राम है वही इफ स्टेटमेंट को चेक करने का। ठीक है, वही सेम चीज़, एक नंबर लिया उन्होंने, उसको 10 स्टोर करा दिया उसमें, और अगर नंबर इज़ ग्रेटर देन 0 है तो ये प्रिंट हो जाएगा, और अगर नहीं है, फॉर एग्जांपल नंबर इज़ ग्रेटर देन 20 कर देते हैं इसको 0 की जगह, नंबर इज़ ग्रेटर देन 20,
तो इसका मतलब है कि ये प्रोग्राम कुछ भी नहीं प्रिंट करेगा। ठीक है, आउटपुट विंडो पे कुछ नहीं आएगा, खाली रहेगा, क्योंकि इफ़ स्टेटमेंट के अंदर गया नहीं, और इफ़ स्टेटमेंट के अंदर इसका ओनली प्रिंट स्टेटमेंट था। ठीक, और प्रिंट और प्रिंट एलन में भी डिफरेंस समझ लीजिए। प्रिंट और प्रिंट एलन, प्रिंट मतलब जो है जब आपका कोई चीज़ प्रिंट होती है तो वो सेम लाइन में रहती है। प्रिंट एलन मतलब आपकी फॉर एग्जांपल यहाँ प्रिंट एलन लिखा हुआ है अगर, तो इसके बाद आप जो भी प्रिंट करेंगे वो एक अगली लाइन में प्रिंट होगा, या फिर जो जब आपने ये प्रिंट किया इसके पहले अगर प्रिंट लिखा होता, प्रिंट स्टेटमेंट में कुछ भी लिखा होता, ठीक है, अगर यहाँ पे प्रिंट होता तो वो सेम लाइन में कंटिन्यू करता। नहीं होता, अगर एलन लिखा है तो इसका मतलब वो एक न्यू लाइन से कंटिन्यू करेगा। बस बस इतना सा मतलब है। प्रिंट और प्रिंट एलन का मतलब यही है, लाइन चेंज करने का। ये आप खुद ही ट्राई कर करके हिट एंड ट्रायल मेथड से आप चेक कर सकते हैं, सीख सकते हैं कैसे क्या होता है। वो समझाने से ज़्यादा वैसे ही समझ में आएगा, खुद चेक कर करके देख लीजिए। एक प्रोग्राम बनाइए, उसमें 6-8 प्रिंट स्टेटमेंट लगा दीजिए, किसी में प्रिंट एलन लिखी है, किसी में प्रिंट लिखी है, और चेक करिए कि किससे क्या होता है। ठीक है, अब देखते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट। वही है, एज आपकी इनपुट की, एज 16 ले ली मान लीजिए। इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 18, जो कि इस केस में फॉल्स है, तो तो कंट्रोल इफ स्टेटमेंट के अंदर नहीं जाएगा, तो कंट्रोल कहाँ आएगा, डायरेक्ट एल्स स्टेटमेंट के अंदर आएगा। एल्स स्टेटमेंट में जो भी लिखा होगा उसको एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक, तो इसका आउटपुट आ जाएगा यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, क्योंकि आप अंडर एज हैं अभी। ठीक है, और यहीं आपकी एज अगर 24 साल होती, एज की वैल्यू 24 होती, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती, और ये प्रिंट होता यहाँ पे यू आर एलिजिबल टू वोट। ठीक, और तब कंट्रोल एल्स स्टेटमेंट में जाता, जब तब डायरेक्ट कंट्रोल यहाँ टर्मिनेट हो जाता। ठीक है, ये प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता उसके बाद डायरेक्ट। वही अब इफ एल्स लैडर है। ठीक है, अब इसको सीखते हैं हम लोग, देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके मार्क्स 85 आए हैं। ठीक, तो अगर आपके मार्क्स 90 से ऊपर है, एक इफ़ कंडीशन लगाया हमने। ठीक, एक इफ़ कंडीशन लगाई, अगर आपके मार्क्स 90 से ऊपर हैं तो आपका ग्रेड A+ है, जो कि इस केस में फॉल्स है। ठीक, अब लिखा आपने एल्स इफ ये हो, ये ना हो तो ये हो, और अगर ये भी ना हो तो इसके बाद एक और एल्स इफ कंडीशन है, तो तब ये एग्जीक्यूट हो ऐसा। ठीक, ये लगाया, एल्स इफ कंडीशन लगाई, एल्स इफ कंडीशन ने भी चेक किया इसने, और इसमें इस केस में आपकी कंडीशन ट्रू आ गई, तो ये हुआ। और आउट इसमें एल्स इफ का मतलब क्या होता है, एल्स इफ में वो सारी की सारी कंडीशन चेक करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे आपने लिखा, इफ लिखा, एल्स इफ लिखा, और इफ, रुकिए अच्छा आपको इसी प्रोग्राम में समझाते हैं, एक सेकंड। ये अगर आप हर उसमें एल्सिफ लिख रहे हैं ऐसे, तो इसमें फ़ायदा ये है कि जैसे ही आपको एक ट्रू कंडीशन मिलेगी, फॉर एग्जांपल ये कंडीशन ट्रू मिल गई, तो ये इसकी अगली कंडीशन नहीं जाएगा, डायरेक्ट ही यहाँ से टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका प्रोग्राम टाइम कम लेगा एग्जीक्यूट होने में। जहाँ पे पाएगा ट्रू कंडीशन वहीं पे एग्जीक्यूट कर देगा, वहीं पे टर्मिनेट कर देगा उसको। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल आपके मार्क्स आए हैं 75। ठीक, इसको यहाँ यहाँ पे गया, पहले इसने चेक किया 90 से ऊपर है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। अगले पे आया, एल्स इफ चेक किया इसने, आपके मार्क्स 80 से ऊपर हैं, तो ये भी फॉल्स हो गया, इसमें भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद इसने चेक किया आपके मार्क्स 70 से ऊपर हैं, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, ग्रेड B प्रिंट हो गया, और उसके बाद लूप डायरेक्ट टर्मिनेट हो गया। इसके आगे वाली कंडीशन इसने चेक ही नहीं की। ठीक, और यहीं पे अगर एल्स इफ की जगह आप मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स लिखते, मतलब एल्स ना लिखते, यहाँ पे सिर्फ इफ लिखते ऐसे। ठीक है, तो ये करता क्या कि हर एक कंडीशन को जाके चेक करता। फॉर एग्जांपल अगर आपके मार्क्स इक्वल टू 85 है, तो मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है, तो ये कंडीशन तो फॉल्स है। ये फिर अगला आया, अगली कंडीशन इसने चेक की, मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80, ये कंडीशन ट्रू है। ठीक, लेकिन अब ये लूप टर्मिनेट नहीं होगा, ये लूप फिर से अगली इफ कंडीशन पे जाएगा, ये इसको भी चेक करेगा कि ये ट्रू है कि नहीं। अगर ये ट्रू होगा तो इसका भी रिजल्ट प्रिंट करेगा। ठीक है, इस तरह सारी जहाँ जहाँ इफ लिखा होगा सारी की सारी कंडीशन वैसे ही चेक करेगा।
ये प्रोग्राम भी आप बना के एक बार टेस्ट कीजिएगा, एक बार एल्स इफ लगाइएगा, एक बार सिर्फ इफ लगाइएगा, देखिएगा रिजल्ट क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है। ये तो सेम स्लाइड रिपीट होगी। चलिए देखते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। नेस्टेड मतलब होता है एक के अंदर एक, बस सिंपल सी बात है। सॉरी। एक आपने नम नाम का वेरिएबल लिया, उसकी वैल्यू ली 10, ठीक है। सबसे पहले आपने चेक किया नम इज़ ग्रेटर देन 0, जो कि इस केस में ट्रू है। अगर नम इज़ ग्रेटर देन 0 है तो पहले इसने नम इज़ पॉजिटिव चेक की, नम इज़ पॉजिटिव प्रिंट किया, और फिर इसी इफ स्टेटमेंट के अंदर ही आपने एक इफ स्टेटमेंट और लगाया, नम मॉड टू डबल इक्वल टू 0। वैसे ये इवन नंबर्स चेक करने का वो है, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है और उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब कि वो एक इवन नंबर है, ठीक है। तो बस आपने पहले चेक किया कि नम इज़ ग्रेटर देन 0 है, और फिर उसके बाद आपने चेक किया नम मॉड टू डबल इक्वल टू 0 है, तो नम इज़ इवन, ये भी प्रिंट हो गया, नम इज़ पॉजिटिव भी प्रिंट हो गया, नम इज़ इवन भी प्रिंट हो गया। ये एक इफ स्टेटमेंट के अंदर दूसरा इफ स्टेटमेंट था, ये ऐसा था कुछ इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं स्विच स्टेटमेंट पे। स्विच स्टेटमेंट अलाउज यू टू एग्जीक्यूट वन कोड ब्लॉक फ्रॉम मैनी चॉइसेस, ठीक है। वही मतलब कि एक अगर एक्स की वैल्यू 1 है तो ये केस एग्जीक्यूट हो, एक्स की वैल्यू 2 है तो ये केस एग्जीक्यूट हो, ऐसा ऐसा, ठीक है। चलिए देखते हैं। एक प्रोग्राम लिखा हुआ बड़ा सा। अगर एक डे नाम का वेरिएबल लिया, उसमें इन्होंने 3 स्टोर कराया। अब इन्होंने किया स्विच डे, ठीक। अब अगर डे की वैल्यू 1 है, अगर डे की वैल्यू 1 होती तो ये एग्जीक्यूट होता, और फिर उसके बाद ब्रेक लगाया। ब्रेक मतलब कि ये उसके बाद ये जो स्विच वाला वो है कमांड, इससे बाहर आ जाएगा डायरेक्ट। ब्रेक मतलब जैसे इसको ट्रू कंडीशन मिलेगी वैसे ही ये बाहर आ जाएगा, यहाँ टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। ब्रेक का ये काम होता है। ब्रेक का काम मतलब बस सीधे जो करंट फ्लो चल रहा है उसको तोड़ना, बस, ठीक है। चलिए अभी इस पे आगे बढ़ते हैं, इस केस पे। हम्म अब देखिए, अगर केस 1 ट्रू है, जो कि इस केस में नहीं है, नहीं नहीं होगा, ब्रेक नहीं होगा, आगे बढ़ेगा, केस 2 चेक करेगा, ठीक है। अगर केस 2 मतलब यहाँ पे डे की वैल्यू चेक कर रहा है ये, ठीक है। केस 2 मतलब अगर डे की वैल्यू 2 होगी तो ऐसा। अगर यहाँ केस 9 लिखा होता 2 की जगह, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये डे की वैल्यू चेक कर रहा है यहाँ पे, कि डे इक्वल टू डबल इक्वल टू 9 है कि नहीं है, ऐसा। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो फिर ये प्रिंट होगा, जो कि इस केस में भी नहीं है। फिर आता है केस 3, जो कि सही है, ठीक है। ये इसमें ट्रू प्रिंट होगा क्योंकि डे की वैल्यू 3 है, इसने 3 चेक किया। केस 3 है, ट्यूसडे प्रिंट करेगा, उसके बाद ब्रेक कर देगा, बस। इन दिस एग्जाम्पल सिंस डे 3 द आउटपुट विल बी ट्यूसडे, बस सिंपल, ठीक। प्रिंट किया, उसके बाद इसने ब्रेक कर दिया तो फ्लो टूट गया, डायरेक्ट यहाँ पे आ गया, बस सिंपल। और अगर आपने डे की वैल्यू 9 है फॉर एग्जांपल, मान लीजिए इसमें अगर डे की वैल्यू आपने 9 इनपुट कर दी, 3 की जगह 9 इनपुट कर दी, ठीक। तो सारे केस चेक करेगा, पहले 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है। फिर लास्ट में एक डिफ़ॉल्ट केस आएगा। डिफ़ॉल्ट केस मतलब अगर सारे के सारे केस ही गलत होंगे, या फिर सारे के सारे केस में किसी में वैल्यू ट्रू नहीं होगी, किसी के अंदर नहीं जाएगा कंट्रोल, तो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा एक अपने आप, ठीक। जो जो कि इस केस में लिखा हुआ है इनवैलिड डे। अगर आप डे की वैल्यू 9 इनपुट करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा इनवैलिड डे। डे की वैल्यू अगर आपने 9 इनपुट करी तो रिजल्ट आएगा आपका ऐसा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं लूप्स क्या है, ठीक। सबसे पहले तो लूप मतलब होता है एक वो फ्लो, गोल चक्कर, ऐसे 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 आप एक लूप में फंसते हैं, ऐसा, बस सिंपल। कंटिन्यूटी, तो देखिए अब लूप्स होते हैं 2 प्रकार के, एक एंट्री कंट्रोल, एक एग्जिट कंट्रोल, ठीक। एंट्री कंट्रोल लूप क्या करता है, पहले कंडीशन चेक करता है, अगर वो ट्रू है तो जो भी उसके अंदर लिखा होता है वो एग्जीक्यूट करता है, ठीक। और एग्जिट कंट्रोल लूप क्या करता है,
पहले जो लिखा होता है उसको एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद कंडीशन चेक करता है। ठीक है। एंट्री कंट्रोल लूप्स दो प्रकार के होते हैं आपके, एक फॉर लूप एक वाइल लूप, और सबसे ज़्यादा यही काम आएंगे। और एग्जिट कंट्रोल लूप एक टाइप का होता है जावा में, डू वाइल लूप। ठीक है, चलिए देखते हैं हम। सबसे पहले आते हैं फॉर लूप पे। फॉर लूप का सिंटेक्स देख लीजिए। सबसे पहले तो ये वैल्यू आपने इनिशियलाइज की, जो आपकी पहली वैल्यू थी कि फॉर लूप आपका स्टार्ट कहाँ से होगा, कहाँ से आप फॉर लूप स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, कहाँ से। फिर अगला जो वो होगा सेमीकोलन लगाएंगे, उसके बाद अगली आप देंगे कंडीशन। ठीक, कंडीशन चेक करेगा कि कंडीशन ट्रू है कि नहीं। ठीक, उसके बाद फिर ये कोड जो भी होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा, और फिर उसके बाद आपके जो भी वेरिएबल है उसमें चेंजेस करेगा। ठीक है, ताकि लूप एक टाइम पे आके टर्मिनेट तो ख़त्म तो बंद तो हो, नहीं तो चलता जाएगा और इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। इन्फिनिट टाइम के लिए लूप चलता रहेगा, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, वैसे आप इनफाइनाइट लूप खुद से बना भी सकते हैं। चलिए अभी यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। आपने एक लिया वेरिएबल आई, इंट आई इक्वल टू 1 और आई लेस देन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस। आई प्लस प्लस का मतलब आई इक्वल्स आई प्लस 1। ठीक है, ये कौन सा ऑपरेटर है, पोस्ट इंक्रीमेंट। ठीक है, चलिए देखते हैं पहले क्या होगा। सबसे पहले फॉर लूप के अंदर आया कंट्रोल यहाँ पे। ठीक, इसने वैल्यू इनिशियलाइज की आई की 1। ठीक, उसके बाद ये यहाँ गया, इसने चेक किया इफ़ आई इज़ लेस देन इक्वल टू 5, यानी कि क्या 1 5 से छोटा या उसके बराबर है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। फिर डायरेक्ट इसके अंदर घुस गया, कंट्रोल लूप के अंदर घुस गया। इसके अंदर जो भी चीज़ थी उसने इसको एग्जीक्यूट किया। ठीक है, इसने प्रिंट किया पहले तो काउंट और आई प्रिंट कर दिया। आई की वैल्यू अभी क्या है, 1 है। ठीक है, इसने ये लाइन प्रिंट कर दी। उसके बाद कंट्रोल कहाँ आया, एक सेकेंड, उसके बाद कंट्रोल आया डायरेक्ट यहाँ कंडीशन एग्जीक्यूट करके वापस यहाँ पे इसने आई की वैल्यू एक बढ़ाई। ठीक, अब आई की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। फिर उसके बाद कंट्रोल यहाँ पे फिर से आया, इसने कंडीशन चेक की, फिर देखा इसने कि ये कंडीशन ट्रू है कि नहीं। कंडीशन ट्रू हुई तो आगे बढ़ा, और फिर से ऊपर गया। अब आई की वैल्यू फिर से इसने बढ़ाई 1 से, अब आई की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। फिर इसने कंडीशन चेक की 3 के बाद। इस तरह एक एक लाइन करके 3 तक एग्जीक्यूट किया, 4 5। जब आई की वैल्यू यहाँ पे अपडेट होकर 6 हुई, ठीक, 5th इटरेशन के बाद जब आई की वैल्यू 6 हुई, तब इसने फिर से यहाँ चेक किया आई लेस देन इक्वल टू 5, जो कि इस केस में फॉल्स हो गया, तो ये लूप टर्मिनेट हो गया। ठीक है, तो इस लूप का आउटपुट ये आया। ठीक, अब देखते हैं वाइल लूप क्या करता है। ठीक, वाइल लूप करता क्या है, वाइल लूप मतलब कुछ फॉर लूप जैसा ही है, बस वो अपडेशन इसमें लास्ट में होता है, वैल्यू अब लास्ट में अपडेट करते हैं। कंडीशन पहले चेक कर लेते हैं और इनिशियलाइज वाइल लूप के पहले करते हैं। ठीक, आपने यहाँ एक वैल्यू इनिशियलाइज की, उसको चेक किया, यहाँ पे कंडीशन है, और यहाँ पे आपने वैल्यू अपडेट की। ठीक, जब तक ये कंडीशन ट्रू होती रहेगी तब तक वाइल लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी वाइल लूप टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक, आपने एक इंट आई इक्वल टू 1 वो किया, एक इनपुट लिया आई की वैल्यू 1 में, सॉरी 1 आई में इनपुट लिया, कुछ ऐसा। ठीक है, अब उसके बाद आपने कंडीशन चेक की, 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, 1 मतलब आई की वैल्यू अभी 1 इसलिए 1 बोल रहा हूँ। ठीक है, इफ़ 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, ये कंडीशन ट्रू हुई, इसने ये प्रिंट किया, ये वाली लाइन, और उसके बाद इसने आई की वैल्यू अपडेट कर दी, आई की वैल्यू 2 हो गई। ठीक, आई की वैल्यू 2 हो गई। सबसे पहले कंट्रोल यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, अब यहाँ से वापस यहीं जाएगा, लूप में फंसा रहेगा ये। ठीक, आई की वैल्यू 2 हुई, इसने फिर से कंडीशन चेक की, फिर से जो था उसको प्रिंट किया। फिर आई की वैल्यू 3 हुई, उसने फिर से वही किया, अपडेट किया, और यहाँ वैल्यू चेक की, फिर से ट्रू हुआ, फिर चेक वो किया, फिर आई की वैल्यू 4 हुई, फिर 4 चेक किया इसने, 4 वाला कंडीशन प्रिंट किया, आई की वैल्यू 5 हुई, इसने 5 इक्वल टू है इसलिए 5 प्रिंट किया। उसके बाद जब आई की वैल्यू 5 के 5th इटरेशन के बाद जब अपडेट होकर 6 हुई, यहाँ पे फिर इसने चेक किया और इसका रिजल्ट फॉल्स आया, क्योंकि 6 इज लेस देन इक्वल टू 5 तो हो नहीं सकता, ये
फॉल्स रिजल्ट आया तो ये वाला लूप टर्मिनेट हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं डू वाइल लूप। डू वाइल लूप में क्या सिस्टम है कि इसमें कंडीशन आपकी चाहे फॉल्स ही हो, लेकिन ये एक ना एक बार तो ये लूप एग्जीक्यूट होगा ही होगा, क्योंकि ये कंडीशन बाद में चेक करता है, पहले जो काम करना होता है वो कर देता है। ठीक, इसमें क्या होगा, इंट आई इक्वल्स टू 1, पहले इसने डू कर दिया कि डू मतलब ये काम करो पहले। ठीक, इसने ये लाइन प्रिंट कर दी। ठीक, उसके बाद जो है इसने कंडीशन चेक की कि इफ़ वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 5। ठीक, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती, फॉर एग्जांपल यहाँ आई की वैल्यू होती 6, पहले ही केस में आई की वैल्यू 6 होती, तो ये प्रिंट कर देता पहली बार 6। ठीक है, पहली बार में 6 प्रिंट कर देता, मतलब 6 के अंदर जो ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई ना, यहाँ पे 6 इज लेस देन इक्वल टू 5 तो फॉल्स है, लेकिन फिर भी ये लूप एक बार चल जाता, इसके अंदर जो कंडीशन है वो एग्जीक्यूट हो जाती। तो मतलब एक बार ये ऐसा प्रिंट करता। ठीक है, सॉरी ये नहीं, एक सेकेंड, मतलब एक बार तो ये प्रिंट कर देता, उसके बाद जब ये कंडीशन चेक करता है और ये फॉल्स निकलती है तो उसके बाद लूप टर्मिनेट हो जाता भले, लेकिन एक बार तो ये ज़रूर प्रिंट करता। और अगर यही कंडीशन आप ऊपर यहाँ पे वाइल लूप में चेक करते हैं, अगर आई की वैल्यू आप 6 देते हैं तो ये लूप के अंदर ही ना घुसता, एक भी बार एग्जीक्यूट ना होता लूप। ठीक है, और यही सेम कंडीशन अगर आप फॉर लूप में तब भी यही होता, एक भी बार ना चलता लूप, लेकिन इसमें एक बार तो ज़रूरी चलेगा। ठीक, देखते हैं, यहाँ पढ़ते हैं। द डू वाइल लूप इज सिमिलर टू द वाइल लूप बट विद ओनली वन की डिफरेंस। ठीक है, इट एग्जीक्यूट द लूप बॉडी एटलीस्ट वंस, मतलब कम से कम एक बार तो एग्जीक्यूट करता ही करता है, इवन इफ द कंडीशन इज फॉल्स। ठीक है, बिकॉज द कंडीशन इज चेक्ड आफ्टर द लूप बॉडी इज एग्जीक्यूटेड। जब एक बार लूप बॉडी एग्जीक्यूट हो जाती है उसके बाद ये कंडीशन चेक करता है। ठीक है, इसका आपको सबसे कम काम पड़ने वाला है डू वाइल लूप का, बहुत ही रेयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये एक तो टेबल बनी हुई है उसी की, जो सेम चीज़ भी हमने आपको समझाई उसकी। ठीक है, इसको एक बार आप देख लीजिएगा। अब देखते हैं नेस्टेड फॉर लूप्स इन जावा। नेस्टेड मतलब वही, एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप, ये एक फॉर लूप और उसी के अंदर दूसरा फॉर लूप। अब ये भी एग्जीक्यूट होता है कुछ अलग तरीके से, वो देखते हैं। इसको मेनली हम लोग पैटर्न प्रिंटिंग के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, पहले तो ये इसको छोड़िए, पहले आप समझिए कि ये एग्जीक्यूट कैसे होता है। लिखा फॉर इंट आई इक्वल टू 1 और आई इज लेस देन इक्वल टू 2, ये, और आई प्लस प्लस। ठीक, फिर लिखा यहाँ पे फॉर इंट जे इक्वल्स टू 1 और जे इज लेस देन इक्वल्स टू 2, जे प्लस प्लस। ठीक, यहाँ प्रिंट किया हम लोग ने, मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। ठीक है, इसको शॉर्ट में हम अब एस ओ पी एल एन लिखेंगे, आप लोग को समझ लीजिएगा। ठीक है, एस ओ पी लिखें तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और एस ओ पी एल एन लिखें तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। ठीक है, एस ओ पी जे और यहाँ पे एस ओ पी एल एन, और ये क्योंकि अभी आपको बताते हैं। ठीक, अब इसमें होगा क्या, सबसे पहले तो एक सेकेंड, सबसे पहले तो ये जो लूप होगा इसने ये कंडीशन चेक की पहले तो, इंट आई इक्वल्स टू 1 आई इज लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू है, ये ट्रू है तो लूप के अंदर घुस गया है, इस लूप के अंदर घुस गया। ठीक है, यहाँ से इस लूप के अंदर घुस गया। फिर इसने चेक किया ये जो, फिर इसने एक और फॉर लूप देखा कि यहाँ इस लूप के अंदर एक और फॉर लूप डाला हुआ है। फिर इसने जे इनिशियलाइज किया, इंट जे इक्वल टू 1 जे इज लेस देन इक्वल टू 2 जे प्लस प्लस। ठीक है, और इस जे इज इक्वल टू 1 जे इज लेस देन इक्वल टू 2। ठीक, ये कंडीशन भी ट्रू है, इसके अंदर घुसा, इसने प्रिंट किया जे, इसमें लिखा हुआ है SOPG, जे की वैल्यू अभी क्या है 1, इसने प्रिंट किया 1। ठीक है, और अब फिर से ये यहाँ पे आएगा, क्योंकि फॉर लूप ऐसे तो काम करता है ना, पहले कंडीशन चेक करता है और उसके बाद जो भी उसके अंदर वो जो भी चीज़ें उसके अंदर होती है, कंटेंट होता है, उसको प्रिंट करता है और उसके बाद फिर अपनी वैल्यू अपडेट करता है। ठीक,
बस समझिए ये जो छोटा वाला फॉर लूप है ये हर हर बार चलेगा बड़े वाले फॉर लूप के साथ। मतलब जैसे कि एक ब्लॉग बनाते हैं, ब्लॉग समझाते हैं अगर आप समझ पाए तो। ठीक है, ये एक बड़ा ब्लॉक है। ठीक, अब इसके अंदर 4 छोटे ब्लॉक हैं। ठीक, इसको फॉर लूप की एक कंडीशन मान लीजिए, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी। ठीक, और ये है नेस्टेड फॉर लूप, मतलब उसके अंदर वाला छोटा वाला फॉर लूप। ठीक, ये जो इसके अंदर है ये वाला। ठीक है, ये वाला फॉर लूप। तो हर एक कंडीशन के लिए जो दूसरा वाला फॉर लूप है ये 4 बार एग्जीक्यूट हो रहा है। जब आई की वैल्यू 2 है तब फिर से 4 बार, जब आई की वैल्यू 3 है तब फिर से 4 बार, जब आई की वैल्यू 4 है तब फिर से 4 बार। मतलब ऐसा हर आई की वैल्यू के लिए अपने बस सारे के सारे इटरेशंस कंप्लीट करता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होगा। ठीक है, इसने पहले तो जे प्रिंट किया यहाँ से, फिर जे की वैल्यू अब क्या हो गई, 2 हो गई। ठीक, फिर से आया यहाँ, इसके बाद यहाँ पे आया, इसने चेक किया कि जे इज लेस देन इक्वल टू 2, ये कंडीशन ट्रू हुई। फिर से इसने एस ओ पी जे किया। ठीक, फिर से यहाँ गया, इसने वैल्यू अपडेट की, जे की वैल्यू 3 हो गई। ठीक, अब इसने कंडीशन चेक की, कंडीशन ये वाली फॉल्स हो गई। ठीक, और जब कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये वाला लूप टर्मिनेट हो गया। ठीक, फिर हुआ एस ओ पी एल एन। एस ओ पी एल एन मैंने आपको क्या बताया था, एल एन का मतलब होता है लाइन चेंज। ठीक, अब जो वो था आपका कंट्रोल था, वो जो आउटपुट प्रिंट कर रहा था वो सेम लाइन की जगह अगली लाइन में आ गया। अब यहाँ पे आउटपुट प्रिंट होगा आपका, जो भी अगला आउटपुट प्रिंट होगा। ठीक है, अब फिर से रुकिए, इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, अब जब ये पूरा एग्जीक्यूट हुआ उसके बाद ये एक बार एग्जीक्यूट हुआ अभी। ठीक, अब यहाँ पे फॉर लूप, ये बड़ा वाला फॉर लूप बंद हुआ। ठीक, जब बड़ा वाला फॉर लूप बंद हुआ तो फिर से यहाँ आया। अब आई की वैल्यू 1 से बड़ी। ठीक, अब आई की वैल्यू 2 हो गई। आई की वैल्यू अभी तक 1 थी, अब आई की वैल्यू 2 हो गई। ठीक, इसने चेक किया यहाँ पे कंडीशन आई इज लेस देन इक्वल टू 2 है, तो ये कंडीशन ट्रू है। ये फिर से आया अंदर, इसने फिर से एक जे नाम का वेरिएबल इनिशियलाइज किया। ठीक, फिर से इसने चेक किया इफ जे लेस देन इक्वल टू 2, ये कंडीशन ट्रू है और जे की वैल्यू 1 है। फिर से इसने 1 वो किया, प्रिंट किया। फिर से यहाँ पे गया, इसने जे की वैल्यू अपडेट की। फिर से जे की वैल्यू अपडेट करके 2 की। फिर से इसने यहाँ पे कंडीशन चेक की, उसके बाद फिर से जे की वैल्यू 2 प्रिंट की। ठीक है, फिर से यहाँ गया, इसने चेक किया कि जे की वैल्यू 2 से 3 अपडेट की। फिर से कंडीशन चेक की, यहाँ पे फॉल्स निकला। उसके बाद फिर से यहाँ पे आया, फिर से इसने यहाँ पे आके लाइन चेंज की, कंट्रोल आपका इस लाइन से इस लाइन पे आया। फिर इसने ये वाला लूप टर्मिनेट किया। फिर यहाँ पे आया, आई की वैल्यू अपडेट की, आई की वैल्यू 3 हो गई। ठीक, अब इसने यहाँ पे कंडीशन चेक की, आई इज लेस देन इक्वल टू 2, जो कि इस केस में फॉल्स हो गया, तो ये वाला बड़ा वाला फॉर लूप टर्मिनेट हो गया। ठीक, तो इस केस में इस वाले लूप के लिए आपका आउटपुट आया ऐसा कुछ। ठीक, ऐसे ही कई कई पैटर्न्स प्रिंट करने के लिए यूज़ होता है ये नेस्टेड फॉर लूप्स। ठीक है, आई की हर एक वैल्यू के लिए जे अपने पूरे के पूरे इटरेशंस देगा। ठीक है, चलिए जैसे कि ये वाला पैटर्न देखते हैं, पिरामिड वाला, ऐसा ऐसा कुछ कुछ। ठीक, सबसे पहले तो इसने एक वैल्यू इनिशलाइज की आई इक्वल टू 1। ठीक है, आई की वैल्यू 1 हुई, आई लेस देन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस। ठीक है, आई लेस देन इक्वल टू 5 है, इसने कंडीशन चेक की, कंडीशन ट्रू निकली, तो ये अंदर गया, इसके अंदर इसको एक और फॉर लूप लिखा। ठीक, इसने एक जे नाम का वेरिएबल लिया। ठीक, जे नाम का वेरिएबल इनिशलाइज किया, उसकी वैल्यू 1 रखी। ठीक, फिर इसने चेक किया जे इज लेस देन इक्वल टू आई की वैल्यू अभी क्या है, 1। ठीक, और जे की वैल्यू अभी क्या है, 1। अब इसे चेक किया 1 इज लेस देन इक्वल टू आई, हाँ क्योंकि इक्वल है दोनों, तो कंडीशन ट्रू है। इसने प्रिंट किया स्टार। ठीक, इसने ये वाला स्टार प्रिंट कर दिया ऐसे। ठीक, उसके बाद फिर से जे की कंडीशन अपग्रेड हुई, जे की वैल्यू अब जे प्लस प्लस, यानी अब अभी तक जे की वैल्यू 1 थी, अब जे की वैल्यू हुई 2। ठीक, फिर से इसने कंडीशन चेक की, जे इज लेस देन इक्वल टू आई, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये वाला छोटा वाला लूप टर्मिनेट हो गया। ठीक, अब फिर से छोटा वाला लूप जब टर्मिनेट हो गया, इसने लाइन चेंज कर दी। ठीक, तो अब इस लाइन पे आ गया कंट्रोल। अब फिर से बड़े वाले लूप की वैल्यू अपग्रेड हुई, यहाँ पे आई की वैल्यू अभी तक 1 थी,
अब आई की वैल्यू अपडेट होके 2 हो जाएगी। ठीक, आई की वैल्यू अपडेट होके 2 हुई। अब इसने फिर से यहाँ पे आया, यहाँ पे इसने कंडीशन चेक की, आई इज लेस देन इक्वल टू 5। ठीक, ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये फिर से ये वाला लूप अंदर गया। इसके अंदर देखा इसने एक फॉर लूप रखा हुआ है। फिर से इसने एक जे के इसने देखा कि फिर से एक नया वेरिएबल इनिशियलाइज हो रहा है जे नाम का। ठीक, इसने फिर से एक जे नाम का वेरिएबल इनिशियलाइज किया जिसकी वैल्यू इसने 1 रखी। ठीक, इसने चेक किया 1 इज लेस देन इक्वल टू आई। ठीक, 1 इज लेस देन इक्वल टू आई की वैल्यू इस बार ट्रू 2 है तो इसने किया 1 इज लेस देन इक्वल टू आई, तो ये वैल्यू ट्रू हुई। इसने यहाँ आया, इसने स्टार प्रिंट किया। ठीक, ये वाला स्टार प्रिंट हुआ। उसके बाद फिर से ये वाला लूप, अब फिर से इस वाले लूप में अपडेशन हुआ, जे प्लस प्लस हुआ। ठीक, अब जे की वैल्यू कितनी हो गई, जे की वैल्यू अब 2 हो गई इस केस में फिर से। ठीक, अब फिर से इसने यहाँ आया, इसने कंडीशन चेक की जे इज लेस देन इक्वल टू आई। ठीक, जो कि इस केस में ट्रू है क्योंकि 2 इक्वल टू 2, ये जे की वैल्यू 2 थी और आई की वैल्यू भी इस केस में 2 थी, जो कि इस केस में ट्रू है। फिर से आया इसके अंदर, फिर से इसने ये वाला स्टार प्रिंट किया। ठीक, अब फिर से इसने ये यहाँ आया, फिर से इसने वैल्यू अपडेट की, जे की वैल्यू 3 कर दी। ठीक, अब 3 इज लेस देन इक्वल टू 2, ये फॉल्स है इस केस में, तो ये लूप टर्मिनेट हो गया छोटा वाला। फिर अब इसने लाइन चेंज की, फिर नई लाइन में आया कंट्रोल। ठीक, फिर अब कंट्रोल इस लाइन में आया। इसी तरह हर बार इसने प्रिंट किया जब तक ये कंडीशन ट्रू रही, जब तक कि ये वाली कंडीशन ट्रू रही। मतलब कि हर एक वैल्यू आई की हर एक वैल्यू के लिए जे ने अपने सारे के सारे लूप रन किए। ठीक, जब तक उसको कहा गया था। लूप की ये जो होती है वैल्यू, ये वाली पहली वाली, ये होती है लूप की स्टार्टिंग वैल्यू। ठीक, स्टार्टिंग मतलब यहाँ से यहाँ तक। फॉर एग्जांपल आपने लूप 1 से 5 तक चलाया। ठीक, तो एक बार लूप चला 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस लूप ने अपने 5 इटरेशन कंप्लीट किए। 1 से 5 तक मतलब ये लूप 5 बार चलेगा। ठीक है, इसका मतलब होता है यहाँ से यहाँ तक। ठीक, I1 से I लेस देन इक्वल टू 5 तक, जब तक ये कंडीशन सही है तब तक ये लूप चलता रहेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पैटर्न पे। अब ये मल्टीपल्स की टेबल। ठीक, वही, अब ये वाला जो अंदर वाला लूप है 1 से 5 तक हर एक इटरेशन के लिए काम करेगा। मतलब आई की वैल्यू जो भी हो ये अपने 5 इटरेशन हर बार कंप्लीट करेगा। जब आई की वैल्यू 1 होगी, आई की वैल्यू 1 है यहाँ पे, तब भी जे की वैल्यू 5 बार कंप्लीट करेगा, क्योंकि पहले इसने जब जे 1 होगा तब ये चेक करेगा कंडीशन ट्रू है कि नहीं, या फिर जब जे 2 होगा तब ये चेक करेगा, जब ये 3 होगा तब चेक करेगा, 4 होगा तब चेक करेगा, 5 होगा तब चेक करेगा। तो ये तब तक चेक करता रहेगा जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो। कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर से आई तक जाएगा, फिर आई की वैल्यू अपडेट करेगा। फिर जब तक आई की कंडीशन फॉल्स नहीं होगी तब तक जे हर बार रन करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल चलिए वाला प्रोग्राम देखते हैं अभी तो और समझ में आएगा। ठीक, इसमें आई की वैल्यू 1 है, इसने यहाँ पे आया, इसने कंडीशन चेक की। ठीक, कंडीशन ट्रू है, इसने ये आगे बढ़ा। ठीक, इसने एक जे नाम का वेरिएबल इनिशियलाइज किया, उसको चेक किया, यहाँ पे भी कंडीशन ट्रू है। फिर ये आया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, आई की वैल्यू करेंटली 1 है तो 1 इंटू 1 प्रिंट किया ये। ठीक, /t मतलब थोड़ा टैब स्पेस, बीच में इतना स्पेस प्रिंट कर दिया इसने। ठीक है, और फिर अब इसने जे की वैल्यू अपडेट की, यहाँ पे आया जे की वैल्यू अपडेट की, जे की वैल्यू 2 की। ठीक, फिर से कंडीशन चेक किया, आई की वैल्यू अभी भी 1 है, आई की वैल्यू नहीं चेंज हुई। ठीक, फिर आई इंटू 2 किया, वो प्रिंट किया। फिर से इस तरह अपडेट किया, इंटू 3 किया, वो प्रिंट किया, इंटू 4 प्रिंट किया, इंटू 5 प्रिंट किया। ठीक, फिर उसके बाद इंटू 5 प्रिंट करने के बाद जे की वैल्यू इसने फिर से जब अपग्रेड करने आया तो अब जे की वैल्यू 6 हो गई, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई। ठीक, तो ये वाला लूप टर्मिनेट हो गया छोटा वाला, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखा है, इसका मतलब कंट्रोल अब इस लाइन में आ गया है। ठीक, फिर से अब जब इस लाइन में कंट्रोल आ गया उसके बाद फिर से ये वाला लूप, अब जो बड़ा वाला लूप था बाहर वाला, उसने अपनी वैल्यू अपडेट की क्योंकि एक बार चल चुका है। अभी तक इस पूरी की पूरी आउटपुट तक जो पहली लाइन आउटपुट की थी आप लोग ने, उसमें आई की वैल्यू हर बार 1 ही थी। ठीक है,
फिर अब आई की वैल्यू अपडेट हुई, आई की वैल्यू 2 हुई। अब आई की वैल्यू जब 2 हुई उसके लिए भी ये लूप 5 बार चलेगा, जो जे वाला लूप है, 1 से 5 तक। 1 से 5 तक यानी कि 5 बार चल रहा है ये। देख, हर एक आई की वैल्यू के लिए जे वाला लूप 5 बार चल रहा है। ठीक, तो ये टोटल कितनी बार चलेगा ये लूप अगर आप वो करें तो 5 इंटू 5 टाइम्स, 25 टाइम्स चलेगा ये वाले दोनों लूप्स, जब तक कि प्रोग्राम टर्मिनेट ना हो जाए। क्योंकि हर एक आई वाले लूप के लिए, फॉर एग्जांपल जब आई की वैल्यू ट्रू है 1 है, तो ये जे वाला लूप 1 2 3 4 5 बार चल रहा है। आई की वैल्यू 2 है तब ये जे वाला लूप 1 2 3 4 5 बार चल रहा है। इस तरह आई की वैल्यू 5 है तो ये 1 2 3 4 5 बार चल रहा है। ठीक है, 5 10 15 20 25, तो टोटल ये लूप 25 बार चलेगा। ठीक है, ये देखते हैं आगे। अब यहाँ पे एक नंबर्स का स्क्वायर प्रिंट करना है। ठीक, वही जैसा आपने ऊपर किया था वैसा ही कर दीजिए, बस एक यहाँ पे एक स्पेस दे दीजिए। ठीक, आई की वैल्यू, आई और जे दोनों दोनों ही लूप सेम नंबर्स तक चला दीजिए। स्टार्ट सेम से कीजिए, एंड सेम से कीजिए। ठीक है, तो चल जाएगा। जो आई है वो नंबर ऑफ रोज प्रिंट करता है। ये है आई। यहाँ पे आई की वैल्यू 1 है, यहाँ पे आई की वैल्यू 2 है, यहाँ पे आई की वैल्यू 3 है, यहाँ पे आई की वैल्यू 4 है। यहाँ देखते हैं, ये जगह देखते हैं अगर, तो यहाँ पे आई की वैल्यू 1 है, यहाँ पे आई की वैल्यू 2 है, यहाँ पे आई की वैल्यू 3 है, यहाँ पे आई की वैल्यू 4 है। ठीक, ऐसा रोज चेंज करता है आई, और जे कॉलम्स पे काम करता है। ठीक, जे, यहाँ पे जे की वैल्यू 1 है, J1 J2 J3 J4। ठीक, ऐसा। तो जब आई की वैल्यू आई की वैल्यू 1 हो तो हमको चारों के चारों बार जे चलाना है। ये देख लिया आपने, जब आई की वैल्यू 1 हुई तो हमको 4 बार जे चलाना है। आई की वैल्यू 2 हुई तब हमको 4 बार जे चलाना है। आई की वैल्यू 3 हुई तब हमको 4 बार जे चलाना है। आई की वैल्यू 4 हुई तब हमको 4 बार जे चलाना है। ठीक, इसका मतलब हर एक आई की वैल्यू के लिए हमको 4 बार जे चलाना है। तो उस जे को हम लोग ने आई के अंदर वो कर दिया, आई वाले लूप के अंदर ही डाल दिया, नेस्टेड लूप बना दिया, ताकि जब आई की वैल्यू 1 हो तो हर बार जब आई की वैल्यू जैसे ही चेंज हो तो हर बार अंदर वाला लूप भी चले। ठीक, यही होती है कंडीशन लूप्स की, कि जैसे ही वैल्यू अपडेट होगी, जैसे ही यहाँ पे वैल्यू अपडेट होगी वैसे ही जो अंदर वाला कंटेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक, फिर अपडेट होगी, फिर अंदर वाला कंटेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक, बस ऐसे ही ये स्क्वायर पैटर्न प्रिंट होगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। अब आप ये देखिए, ये क्वेश्चन देखिए और इसका आउटपुट कमेंट्स में लिखिए कि इन तीनों में से इसका क्या आउटपुट होगा, इन चारों में से। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाय।